हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिनेमैन शो। दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे यूनिवर्स की, एक ऐसी फ्रेंचाइज की जो कि दोस्तों शुरू तो हुई थी एक मूवी से। उसके बाद दोस्तों वो एक फ्रेंचाइज बनी, उसके बाद दोस्तों एक यूनिवर्स में तब्दील हुई और दोस्तों उसके बाद उसने अमेरिका और पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। और उसके थोड़े टाइम के बाद दोस्तों वो दिल टूटा और पूरी तरीके से गायब हो गया। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं DCEU के बारे में। तो दोस्तों DC स्टूडियोज़ जिसने दोस्तों 1951 से लेकर 2012 तक कई फिल्में बनाई, कई टीवी सीरीज़ लाए, कई अच्छे अच्छे एनिमेशन मूवीज़ बनाई और दोस्तों इन सबको एक अलग अलग यूनिवर्स में रखा गया है। जैसे कि दोस्तों DC स्टूडियोज़ में 4 तरीके के यूनिवर्स हैं। पहला दोस्तों आता है एरोवर्स, जिसमें दोस्तों हम लोग देखने को मिलते हैं एरो, फ्लैश, सुपर गर्ल, लेजेंड्स ऑफ टुमारो, ब्लैक लाइटनिंग, बैटवुमन जैसी सीरीज़ है जो कि दोस्तों एक दूसरे के साथ हमेशा क्रॉसओवर करती आई हैं और दोस्तों वो एक अपना अलग एक यूनिवर्स बना के रखे हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे दूसरे यूनिवर्स द एनिमेटेड वर्ल्ड के बारे में, जिसमें दोस्तों हम लोग दिखाया गया था DCAU यानी कि दोस्तों DC एनिमेटेड यूनिवर्स, जो कि दोस्तों चला था 1992 से लेकर 2006 तक, जिसमें हमें दोस्तों कई सीरीज़ और कई मूवीज़ दिखाई गई थी जैसे कि बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज़, सुपरमैन द एनिमेटेड सीरीज़, द न्यू बैटमैन एडवेंचर्स, बैटमैन बियॉन्ड, स्टैटिक शॉक, द जीटा प्रोजेक्ट, जस्टिस लीग अनलिमिटेड। और दोस्तों मूवीज़ में हम लोग दिखाया गया था बैटमैन मास्क ऑफ द फैंटाज़म, बैटमैन एंड मिस्टर फ्रीज सब ज़ीरो, बैटमैन बियॉन्ड रिटर्न ऑफ द जोकर, उसका दोस्तों बैटमैन मिस्ट्री ऑफ द बैटवुमन। और दोस्तों इसके बाद ये दोस्तों यूनिवर्स को पूरा पूरा रीबूट कर दिया गया था, जिसको दोस्तों बनाया गया था DCAMU यानी कि दोस्तों DC एनिमेटेड मूवीज़ यूनिवर्स, जो कि दोस्तों चला था 2013 से लेकर 2020 तक, जो कि दोस्तों एक बेहद गजब का यूनिवर्स था। और दोस्तों खास करके इसकी स्टोरी लाइन जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी। और दोस्तों इस मूवी में हम लोग सबसे पहले ही दिखाया गया था जस्टिस लीग द फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स मूवी के बारे में, जिसमें दोस्तों फ्लैश अपना फिर से एक फ्लैश पॉइंट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से दोस्तों वो एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाता है। और दोस्तों उसके आगे की जो बाकी की स्टोरी लाइन होती है दोस्तों वो हम लोगों को उसी सेम यूनिवर्स में दिखाई जाती है, जैसे कि दोस्तों जस्टिस लीग वॉर, सन ऑफ बैटमैन, जस्टिस लीग थ्रोन ऑफ एटलांटिस, बैटमैन वर्सेस रॉबिन, बैटमैन बैड ब्लड, जस्टिस लीग वर्सेस टीन टाइटंस, जस्टिस लीग डार्क, टीन टाइटंस द जुडास कॉन्ट्रैक्ट, सुसाइड स्क्वाड हेल टू पे, द डेथ ऑफ सुपरमैन, कॉन्स्टेंटाइन सिटी ऑफ डेमन्स, रेन ऑफ द सुपरमैन, बैटमैन हर्श, वंडर वुमन, ब्लड लाइन्स और एंड में आती है जस्टिस लीग डार्क एपोकलिप्स वॉर, जो कि दोस्तों एक काफ़ी अच्छा यूनिवर्स था। और दोस्तों इसकी स्टोरी लाइन उससे भी ज़्यादा गजब थी। और जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं अच्छी चीज़ें ज़्यादा दिन टिकती नहीं हैं। और दोस्तों इसका फिर से एक नया रिबूट आया जिसको दोस्तों नाम दिया गया टुमारो वर्स, जो कि दोस्तों 2020 से लेके अभी तक प्रेजेंट और आगे आने वाले फ्यूचर में भी रहेगा, जिसमें दोस्तों हम लोग कई मूवीज़ देखने को मिली। सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो, जस्टिस सोसाइटी, वर्ल्ड वॉर 2, बैटमैन द लॉन्ग हॉलोवीन, ग्रीन लैंटर्न बिवेयर माई पावर और लेजेंड ऑफ सुपर हीरोज़। उसके अलावा दोस्तों जस्टिस लीग वॉर वर्ल्ड। और दोस्तों इन सब के बाद जस्टिस लीग क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ, जो कि दोस्तों एक ट्रिलॉजी होने वाली है, जिसका दोस्तों पहला पार्ट अभी कुछ दिन पहले रिलीज़ हुआ है और दोस्तों उसके बाकी दोनों पार्ट अभी भी अपकमिंग हैं। और दोस्तों इन सब के बाद आता है हमारा तीसरा वर्ल्ड, एल्स वर्ल्ड्स, जो कि दोस्तों इसका मतलब है कि जो हमारी मेन टाइम लाइन है इसको छोड़ने के बाद जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिवर्सेस हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सब दोस्तों एल्स वर्ल्ड में ही आते हैं। मैंने दोस्तों आपको कुछ मेन हेड यूनिवर्स दिखाए हैं जो कि दोस्तों मैं आपको एल्स वर्ल्ड बताता हूँ। अगर आप एल्स वर्ल्ड में ध्यान देंगे तो दोस्तों आज तक की आई हुई जितनी भी मूवीज़ हैं जिनका दोस्तों कोई परफेक्ट यूनिवर्स नहीं है वो दोस्तों एल्स वर्ल्ड में लाई करती हैं। जैसे कि दोस्तों सुपरमैन की 1, 2, 3 और फिर सुपरमैन रिटर्न्स, या फिर स्वॉम्प थिंग्स 1 और 2, फिर सुपर गर्ल, बैटमैन 1, 2, 3 और फिर बैटमैन एंड रॉबिन, स्टील, कैटवुमन, कॉन्स्टेंटीन, डार्क नाइट ट्रिलॉजी, वॉचमैन, जॉना हेक्स, ग्रीन लैंटर्न, द बैटमैन, जोकर, सुपरमैन एंड लुइस सीरीज़, DC टाइटन सीरीज़। और दोस्तों इन सब के अलावा जो भी हमारी अपकमिंग मूवीज़ होंगी वो दोस्तों जो कि DC मेन टाइमलाइन से अलग होंगी वो दोस्तों हमें लाइक करते दिखेंगी एल्स वर्ल्ड में। और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे चौथे यूनिवर्स यानी कि दोस्तों लाइव एक्शन मूवीज़ यूनिवर्स, जिसमें दोस्तों
हम लोग देखने को मिलेगा हमारी मेन टाइमलाइन, यानी कि दोस्तों DCEU, DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स के बारे में। तो दोस्तों DC स्टूडियोज़ ने अपनी लाइव एक्शन मूवीज़ की शुरुआत की थी दोस्तों 1951 में आई सुपरमैन एंड द मोल मैन मूवी से, जो कि दोस्तों बनी DC की पहली मूवी, जो उसमें दोस्तों हम लोग देखने को मिले जॉर्ज रीव्स एज अ सुपरमैन, जो कि दोस्तों उसके बाद एक सीरीज़ भी आई उसके उसी के लेके, जो कि दोस्तों थी एडवेंचर्स ऑफ सुपरमैन, जो कि दोस्तों आई 1952 से लेके 1958 तक। उसके बाद दोस्तों काफ़ी टाइम के बाद 1966 में एक बैटमैन मूवी आई, जो कि दोस्तों आगे चल के ट्रायलॉजी बनी, जिसमें दोस्तों हम लोग देखने को मिले माइकल कीटन एज अ बैटमैन। उसके बाद दोस्तों एक सुपरमैन ट्रिलॉजी भी लाई गई, जो कि दोस्तों क्रिस्टोफर रीव्स जिसमें हमें सुपरमैन के रोल में दिखे थे, जो कि दोस्तों चली 1978 से लेकर 1983 तक। और फिर दोस्तों ये सब मूवीज़ काफ़ी अच्छा परफॉर्म करी थी, मगर दोस्तों फिर इन सबको एक नया रीबूट देने की कोशिश की गई, जिसमें दोस्तों सुपरमैन 4 लाई गई। और दोस्तों उसके साथ उसके बाद थोड़े टाइम के बाद बैटमैन एंड रॉबिन लाई गई, जो कि दोस्तों उन दोनों मूवीज़ ने बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड परफॉर्म किया, कमर्शियली और क्रिटिकली दोनों तरीके से। उसके बाद दोस्तों 2000 में वार्नर ब्रोस ने फिर से सोचा कि क्यों ना दोस्तों एक ऐसी मूवी लाई जाए, या फिर दोस्तों एक ऐसी फ्रेंचाइज बनाई जाए जिसमें दोस्तों बैटमैन और सुपरमैन का क्रॉसओवर करवाया जाए। मतलब दोस्तों वो मूवी को बनाना चाहते थे एज अ बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जो कि दोस्तों धीरे धीरे करने के बाद 2004 में जाके दोस्तों उन लोगों ने इस आइडिया को थोड़ा दोस्तों और भी ज़्यादा एलैबोरेट किया, और दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए उन्होंने वुल्फगैंग पीटरसन और दोस्तों इसके स्क्रिप्ट लिखने के लिए उन्होंने अकीवा गोल्ड्समैन को हायर किया। मगर दोस्तों उसी साल रिलीज़ हुई मूवी कैटवुमन ने, जिसने दोस्तों $100 मिलियन के बजट पे सिर्फ $82 मिलियन का कमाई की। ये मूवी ने दोस्तों उन सबकी हिम्मत तोड़ दी, और दोस्तों उन लोगों ने इस जगह पर ही दोस्तों इस आइडिया को पूरी तरीके से ड्रॉप कर दिया, और दोस्तों उन लोगों ने इस आइडिया को आगे बढ़ाने से ज़्यादा बेहतर समझा कि दोस्तों आने वाली कुछ और फिल्में जैसे कि दोस्तों बैटमैन बिगिंस और दोस्तों सुपरमैन रिटर्न्स जैसी मूवीज़ को दोस्तों ग्रीन लाइट देना ज़्यादा बेहतर समझा, जो कि दोस्तों एक स्टैंड अलोन स्टोरीज मूवी थी, जो कि दोस्तों अगर सब कुछ बेहतर होता और आखिर में दोस्तों सब कुछ अच्छा चलता, तो दोस्तों ये लोग आखिर में सोच सकते थे कि दोस्तों इन दोनों कैरेक्टर्स को एक बैटमैन सुपरमैन क्रॉसओवर मूवी बनाई जा सकती थी इन सब दोनों को लेके। मगर दोस्तों आगे चल के बैटमैन बिगिंस जो थी वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकली और कमर्शियली सक्सेसफुल निकली, जो कि दोस्तों आगे जाके एक बैटमैन ट्रोलॉजी भी बनी। मगर दोस्तों सुपरमैन रिटर्न्स जो मूवी थी वो उसने दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया, और दोस्तों उसको रिव्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मिले थे, मगर दोस्तों क्योंकि दोस्तों उसकी जो कमर्शियली सक्सेस थी वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कम थी, इसलिए दोस्तों स्टूडियो ने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का दोस्तों जो क्रॉसओवर था उसको दोस्तों वाले सारे प्लान्स कैंसिल कर दिए। उसके बाद दोस्तों 2007 के फरवरी में वार्नर ब्रोस ने दोस्तों कुछ अच्छे राइटर्स को हायर किया ताकि दोस्तों वो एक स्क्रीन प्ले लिख सकें एक नई जस्टिस लीग मूवी के लिए, जिसमें दोस्तों हम लोगों को जस्टिस लीग के जो मेन कैरेक्टर्स थे वो दोस्तों देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों उसमें हम लोगों को जो बैटमैन बिगिंस में जो दोस्तों हम लोग बैटमैन देखने को मिले थे क्रिश्चियन बेल के, वो दोस्तों नहीं देखने मिलने वाले थे, और दोस्तों ना ही सुपरमैन 4 में आई ब्रेंडन रूथ एज अ सुपरमैन हम लोग देखने को मिलने वाले थे, बल्कि दोस्तों ये एक प्रॉपर नई कास्ट होने वाली थी। जिस मूवी को दोस्तों डायरेक्ट करने के लिए बुलाया गया था जॉर्ज मिलर को, जो कि दोस्तों उस टाइम के काफ़ी अच्छे डायरेक्टर थे, और दोस्तों उसके साथ ही इस मूवी में हम लोग दिखने वाले थे आर्मी हैमर एज द बैटमैन, डीजे कटरोना एज अ सुपरमैन, एडम ब्रॉडी एज फ्लैश, उसके आगे दोस्तों एसेंटियागो कैरबरा एज आर्थर करी, कॉमन एज जॉन स्टुअर्ट, और दोस्तों मीगन गेल एज वंडर वुमन, और दोस्तों इसके अलावा ह्यू गिसबर्न एज मार्शन द मैनहंटर और जे ब्रॉशल एज मैक्सवेल लॉर्ड। मगर दोस्तों आगे चल के 2008 की जनवरी में चल रहे राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका स्ट्राइक की वजह से इस पूरे प्रोजेक्ट को भी दोस्तों पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया, और दोस्तों इसके साथ ही जो दोस्तों इसको बनाने का एक पूरी फुल फ्लैश फ्रेंचाइज बनाने का जो सपना था वो भी दोस्तों पूरी तरीके से टुकड़ों में बिखर गया। उसके बाद दोस्तों 2009 में जब दोस्तों द डार्क नाइट राइजेस की मूवी के लिए स्टोरी लिखी जा रही थी, उस टाइम पे दोस्तों क्रिस्टोफर नोलन जो कि दोस्तों द डार्क नाइट ट्रिलॉजी के डायरेक्टर हैं, और दोस्तों डेविड ए स्क्वायर जो कि दोस्तों उस मूवी के स्क्रीन राइटर थे, वो दोनों दोस्तों जब कुछ आइडिया डिस्कस कर रहे थे,
द डार्क नाइट राइजेस को लेकर के दोस्तों, उस टाइम पे दोस्तों डेविड एस गोयर ने क्रिस्टोफर नोलन से दोस्तों एक आइडिया शेयर किया था सुपरमैन मूवी को लेके। और दोस्तों क्रिस्टोफर नोलन को वो आइडिया दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे और दोस्तों उन्होंने उस आइडिया को वार्नर ब्रोस स्टूडियोज़ को भी पिच किया था। और दोस्तों जैसा कि उस टाइम पे द डार्क नाइट ने काफ़ी ज़्यादा बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी, तो दोस्तों वार्नर ब्रोस स्टूडियोज़ ने बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे उस मूवी के लिए दोस्तों हाँ कर दी। और दोस्तों उस मूवी के लिए उन्होंने डेविड एस गोयर को ऐसे तुरंत हायर किया ताकि दोस्तों वो उस मूवी के लिए एक नई और अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकें। और दोस्तों 2010 में जब दोस्तों वार्नर ब्रोस स्टूडियो सुपरमैन मूवी के लिए दोस्तों एक अच्छा सा डायरेक्टर ढूंढ रहे थे, उस टाइम पे दोस्तों क्रिस्टोफर नोलन ने रिकमेंड किया कि दोस्तों जैक स्नाइडर को इस मूवी को डायरेक्ट करने दिया जाए। और क्योंकि दोस्तों इससे पहले वार्नर ब्रोस के लिए दोस्तों जैक स्नाइडर ने वॉचमैन मूवी को भी डायरेक्ट किया था और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतर मूवी थी। और दोस्तों उसके बाद 2010 के अक्टूबर में वार्नर ब्रोस ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि दोस्तों सुपरमैन मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं जैक स्नाइडर। और दोस्तों उसके अगले ही साल जनवरी 2011 को ये भी ऑफिशियली अनाउंस किया गया दोस्तों कि हमें इस मूवी में ऐसे सुपरमैन दिखने वाले हैं हेनरी कैविल। और दोस्तों इसके साथ ही हमें इस मूवी का नया टाइटल अनाउंस किया गया जो कि दोस्तों था मैन ऑफ स्टील, जो कि दोस्तों रिलीज़ होने वाली थी 2013 में। मगर दोस्तों उसी साल एक मूवी दोस्तों आई ग्रीन लैंटर्न, जो कि दोस्तों एक काफ़ी बड़ी कमर्शियली और क्रिटिकली बहुत ही ज़्यादा बड़ी डिसअपॉइंटमेंट साबित हुई, जिसके बाद दोस्तों वार्नर ब्रोस को काफ़ी बड़ा झटका लगा। मगर दोस्तों क्रिस्टोफर नोलन के भरोसे उन्होंने दोस्तों इस मूवी को आगे बढ़ाया और दोस्तों इस मूवी को रिलीज़ होने के लिए इसको प्रोडक्शन में डाला। और दोस्तों इस मूवी के प्रोडक्शन के टाइम पे दोस्तों स्नाइडर और नोलन दोस्तों दोनों लोग कुछ ऐसे प्लान्स बना रहे थे कि दोस्तों मैन ऑफ स्टील और दोस्तों डार्क नाइट जो है इन दोनों को दोस्तों एक क्रॉसओवर में दिखाना चाहिए, एक बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी बना के। और दोस्तों उसके थोड़ा टाइम के बाद ही मैन ऑफ स्टील मूवी रिलीज़ हुई, जो कि दोस्तों एक 2013 सुपरमैन रिबूट फ्रेंचाइज थी। और दोस्तों उसके अलावा दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे जैक स्नाइडर और दोस्तों इस मूवी को लिखा था दोस्तों डेविड एस गोयर ने। और दोस्तों इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे थे दोस्तों क्रिस्टोफर नोलन। उसके बाद दोस्तों इस मूवी में हम लोग दिखाए गए थे हेनरी कैविल एज सुपरमैन, एमी एडम्स एज लुइस लेन, माइकल शैनन एज द एंटागोनिस्ट इन द मूवी और दोस्तों रसल क्रो एज अ फादर ऑफ द सुपरमैन कैरेक्टर। और दोस्तों इसके अलावा ये मूवी दोस्तों बनी थी $258 मिलियन के बजट पे और दोस्तों इसने कमाए थे $668 मिलियन वर्ल्ड वाइड। और दोस्तों ये क्रिटिकली और कमर्शियली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मूवी थी। और दोस्तों इस मूवी की रिलीज़ होते ही दोस्तों वार्नर ब्रोस ने इसके आगे के बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े प्लान्स बनाने शुरू कर दिए। और दोस्तों जैक स्नाइडर का पूरा फोकस था दोस्तों एक सुपरमैन की फ्रेंचाइज बनाने में, जैसे कि द डार्क नाइट ट्रिलॉजी बनी थी। और दोस्तों इसी मूवी की सक्सेस से शुरू होता है DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स का सफ़र।